नमस्कार तो दोस्तों पेश है कहानी दृश्यम 3 पार्ट 2। तो दोस्तों अभी तक की कहानी में मैंने आपको बताया कि मीरा देशमुख के पास एक किडनैपर का फोन आता है और वो कहता है कि इतने साल के बाद भी उसका बेटा सैम जीवित है और अगर वापस चाहिए तो उसे फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब मीरा देशमुख और महेश देशमुख को कैसे विश्वास होगा कि उसका बेटा सैम इतने साल के बाद भी जीवित है। तब मीरा देशमुख फोन में ही अपने बेटे से बात करती है और फोन में ही ऐसे कई सवाल करती है जिसका जवाब सिर्फ उसके बेटे को ही मालूम था और मीरा देशमुख के सारे सवालों का जवाब फोन में सही सही मिलता है। तो मीरा देशमुख और महेश देशमुख को लगने लगता है कि हमारा बेटा जीवित है और वो किडनैपर को 10 करोड़ रुपए दे देते हैं। पर 10 करोड़ देने के बाद भी उनका बेटा जब उन्हें नहीं मिलता है तो पुलिस में जाते हैं। पुलिस विजय सालगवाकर के घर की तलाशी लेती है। घर की तलाशी में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब विजय सालगवाकर की टैक्सी की तलाशी लेती है तो उसमें मिलता है 5 करोड़ रुपए। और ये 5 करोड़ उसी 10 करोड़ में से है जो मीरा देशमुख ने किडनैपर को दिया था। अब इसके आगे की कहानी पेश है दृश्यम 3 पार्ट 2। हम दिखाते हैं कि विजय सालगवाकर का साला राजेश अपने साथ वकील और मीडिया कर्मी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर विजय सालगवाकर को बैठाकर रखे हुए। राजेश पुलिस वालों से कहता है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट की परमिशन के बगैर आप विजय सालगवाकर को पुलिस स्टेशन में नहीं बैठा सकते हैं। पुलिस वाले भी इस बात को जानते थे। दबाव में आकर पुलिस वाले विजय सालगवाकर को छोड़ देते हैं। विजय सालगवाकर जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है तभी सामने से इंस्पेक्टर गायतोंडे आ रहा होता है। दोनों का आमना सामना होता है और गायतोंडे विजय से कहता है, इस बार तू नहीं बचेगा। हाँ, इस बार फांसी होगी तुझे। कत्ल किया तूने, खून किया है। हाँ, कोई नहीं बचा सकता तुझे। इंस्पेक्टर गायतोंडे विजय को उंगली दिखा दिखा कर धमकी देता है। तभी विजय की नजर उसकी उंगली पर पड़ती है और ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि इंस्पेक्टर गायतोंडे की उंगली थोड़ा थोड़ा लाल है। वो अपने चश्मे को सही से लगाता है और फिर अच्छे से देखता है तो हाँ, इंस्पेक्टर गायतोंडे की उंगली हल्की हल्की गुलाबी हो रही है। विजय सालगवाकर गायतोंडे की बात सुनता है पर कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। बाद में न्यूज से विजय सालगवाकर को पता चलता है कि जिस व्यक्ति को विजय ने छोड़ा था, जिसे दमा का अटैक पड़ा था, उसके घर में एक फूटी हुई बोतल, खून से लथपथ बोतल मिली। और भी ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस फूटी हुई बोतल से किसी का खून किया गया हो। जगह जगह में खून के धब्बे मिले और उस घर से किडनैपिंग का 3 करोड़ रुपए मिलता है। तब विजय सालगवाकर सोचता है कि किडनैपिंग का 5 करोड़ रुपए तो मेरे पास मिला और 3 करोड़ रुपए वहां पर मिला, तो बाकी का 2 करोड़ रुपए कहां गया। तब विजय सालगवाकर अपने साले राजेश से कहता है, राजेश, तुम 2-3 दिन इंस्पेक्टर गायतोंडे के ऊपर नजर रखो। हाँ, वो कहां जाता है, क्या करता है, और अगर कुछ संदिग्ध गतिविधि लगे तो उसका वीडियो बनाओ, फोटो निकालो। ठीक है? ठीक है जीजा जी। और राजेश जो है इंस्पेक्टर गायतोंडे के ऊपर नजर रखने लगता है। हम दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर गायतोंडे अपनी निजी कार से कहीं जा रहा है और उसका पीछा कर रहा है विजय सालगवाकर का साला राजेश। इंस्पेक्टर गायतोंडे जाता है और एक एकांत जगह में अपनी कार खड़ी कर देता है और वहां से पैदल एक बैग लेकर आगे बढ़ता है और वो वहीं पर जाता है जहां पर विजय ने उस व्यक्ति को छोड़ा था जिसे अटैक आया था। उसके घर के पीछे जाकर इंस्पेक्टर गायतोंडे एक कचरे के ढेर के नीचे से कुछ रुपयों की गड्डी निकालता है और उन नोटों की गड्डियों को अपने बैग में रखने लगता है। और विजय सालगवाकर का साला राजेश कुछ दूरी पर ये सब वीडियो बना लेता है, फोटो निकाल रहा होता है, जिसकी भनक इंस्पेक्टर गायतोंडे को बिल्कुल नहीं है। इंस्पेक्टर गायतोंडे अपने बैग में पैसा रखता है, रुपए रखता है और बैग लेकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ
महेश देशमुख विजय से मिलने आते हैं, मीरा देशमुख का पति, और वो विजय से कहता है, जब हमने तुम्हें 10 करोड़ रुपए फिरौती का दे दिया था तो तुमने हमारे बेटे को क्यों नहीं छोड़ा? विजय, देखिए महेश साहब, आप क्या कह रहे हैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर आप कह रहे हैं कि आपने किडनैपर को 10 करोड़ रुपए दे दिए, पर 10 करोड़ में से तो 8 करोड़ पुलिस को मिल गए और वो आपको 8 करोड़ मिल ही जाएंगे, तो किडनैपर को तो सिर्फ 2 करोड़ मिले का है ना? हाँ, अगर आप किडनैपर को ये 8 करोड़ दे दें जो आपको कल मिलने वाला जो पुलिस के पास है, तो हो सकता है कि 10 करोड़ मिलने के बाद किडनैपर आपके बेटे को छोड़ दे। हाँ तो महेश, पर अब मैं ये 8 करोड़ किडनैपर के पास कैसे पहुंचाऊं? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे कहां देना है? महेश जी, ये तो आप मानते होंगे ना कि किडनैपर हर वक्त आपके ऊपर नजर रखे हुए, इस वक्त भी किडनैपर की नजर आपके ऊपर होगी। तो आप एक काम करिए, 8 करोड़ एक बैग में डालकर पुलिस स्टेशन के पीछे कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, और किडनैपर आपका पीछा कर रहा होगा तो उसे सब पता चल जाएगा और उसे 8 करोड़ और मिल जाएगा, तो हो सकता है कि वो आपके बेटे को छोड़ दे। हाँ महेश, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं पुलिस स्टेशन के पीछे कचरे के डिब्बे में 8 करोड़ रख देता हूं। हाँ, एक बात और, अपनी बीवी मीरा देशमुख को कुछ मत बताइएगा। अगर आपने उससे ये सब बातें बता दी तो फिर वो अपना पुलिसिया दिमाग लगाएगी, जैसे कि पुलिस को खबर करना और रुपयों में वो गेम कौन सा पाउडर डालना वगैरह वगैरह, और ये आपके लिए सही नहीं होगा। हाँ, तो हो सके तो आप अपनी बीवी को ये सब बातें मत बताइएगा, उसे बिगर बताए 8 करोड़ रुपए आप पुलिस स्टेशन के पीछे कचड़े के डिब्बे पर रख दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आज रात 12 बजे पुलिस स्टेशन के पीछे वाले कचड़े के डिब्बे में रख दूंगा, ठीक? हाँ ठीक। हम दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर गायतोंडे के मोबाइल में कुछ तस्वीरें आती हैं। गायतोंडे तस्वीर देखता है और वो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। तभी जो है उसके फोन की घंटी बजती है, गायतोंडे फोन उठाता है और फोन में हेलो, दूसरी तरफ हेलो, तस्वीर देखी? बहुत अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर है, इस बात का सबूत है ये तस्वीर कि किडनैपिंग का 2 करोड़ रुपए तूने चुराया है, तूने लिया है, और हो सकता है कि किडनैपिंग में भी तेरा हाथ हो। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, क्या चाहता तू? हाँ देखो, मैं चाहता हूं कि आज रात 12 बजे पुलिस स्टेशन के पीछे कचड़े के डिब्बे में एक रुपयों से भरा बैग रखा मिलेगा। वो बैग तू उठा ले, उसमें 8 करोड़ रुपए हैं। 8 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ तू रख ले और बचा हुआ 5 करोड़ राम मंदिर के पीछे रख दे। हाँ, ये मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो देख, तुझे 2 करोड़ जो तूने अभी चुराए हुए हैं उसका नुकसान तो हो गई, और साथ में जो मैं तुझे 3 करोड़ देने वाला हूं उसका भी नुकसान होगा, यानी 5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और उसके अलावा मैं ये फोटो मीडिया को दे दूं तो तेरी आगे की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी, सस्पेंड हो जाएगा, समझा? हाँ, तो जो मैं कहता हूं वो कर, समझा? हाँ, हम दिखाते हैं कि जिस व्यक्ति को विजय ने उसके घर में छोड़ा था, जिसे अटैक पड़ा था, उस व्यक्ति के घर के पास के एक कुएं में एक 26-27 साल के लड़के की लाश मिलती है। लाश को देखकर समझ में नहीं आता ये किसकी लाश है, क्योंकि लाश जो है कई दिनों से कुएं में पड़ी है और सड़ गई है, फूल गई है, बहुत तेज बदबू कर रही है। तो देख के तो ये पता नहीं लग रहा है कि कौन है। अब डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा कि ये लाश किसकी है। कहीं ये लाश मीरा और महेश देशमुख के बेटे सैम की तो नहीं? तो डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेने के लिए डॉक्टर महेश और मीरा के घर जाता है। वो महेश और मीरा का ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट ट्यूब में डालता है और अपने आइस बॉक्स में रख लेता है। तभी चाय आती है और चाय डॉक्टर के ऊपर गिर जाती है। डॉक्टर का कपड़े चाय से गीले हो जाते हैं। महेश देशमुख डॉक्टर को बाथरूम ले जाता है उसके कपड़े को चाय से साफ करने के लिए। डॉक्टर जो है बाथरूम की तरफ जाता है और उसकी नजर
चारों तरफ होती है, तभी उसे कुछ दिखता है और वो ध्यान से देखता है। फिर डॉक्टर जो है अपना हाथ और कपड़े साफ करके बाहर आता है और अपना आइस बॉक्स लेकर चला जाता है। हम दिखाते हैं कि अदालत की कार्यवाही चल रही है। अदालत में मीरा देशमुख और महेश देशमुख बैठे हुए हैं और सरकारी वकील दलील दे रहा है कि सारे सबूत विजय सालगवाकर के खिलाफ हैं, जैसे किडनैपिंग का 5 करोड़ रुपए मिलना, किडनैपिंग की जगह में विजय सालगवाकर का देखा जाना और जहां पर हत्या हुई है वहां पर विजय सालगवाकर का होना। ये सारे सबूत इस चीज के गवाही देते हैं कि विजय सालगवाकर ने किडनैपिंग की है और हत्या की है और इसीलिए उसके ऊपर केस चलाने की इजाजत दी जाए। तभी जो है जज को एक इन्वेलप दिया जाता है। जज लिफाफा निकालता है, उसके अंदर से एक कागज पड़ता है। ये डीएनए रिपोर्ट है और डीएनए रिपोर्ट से यह साबित होता है कि कुएं में मिली हुई लाश मीरा देशमुख और महेश देशमुख के बेटे सैम की है। पूरी अदालत में खलबली मच जाती है। मीरा देशमुख और महेश देशमुख ये बात सुन के कि कुएं में मिली हुई लाश ही उसका बेटा है, दोनों रोने लगते हैं। महेश देशमुख फूट फूट के रोने लगता है, उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। मीरा देशमुख और कुछ लोग जो है उसे अदालत से बाहर ले जाते हैं। जज साहब, सारे सबूतों को देखते हुए मैं विजय सालगवाकर की 2 दिन की रिमांड पुलिस को देता हूं और उसके ऊपर केस चलाने की इजाजत देता हूं। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि मीरा देशमुख के घर में महेश देशमुख बेहोश पड़ा हुआ है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद मीरा देशमुख से कहता है, देखिए इन्हें किसी भी तरीके से सदमे से बाहर लाइए, नहीं तो फिर से इन्हें अटैक पड़ सकता है। हाँ, और डॉक्टर उन्हें सलाह देकर चला जाता है। थोड़ी देर में महेश देशमुख को होश आता है और महेश देशमुख अपने बेटे को याद करके कि किस तरह उसका बेटा कुएं से उसकी लाश मिली है ये सोचकर फिर रोने लगता है। मीरा देशमुख उसे समझाती है, देखिए अगर आप इस तरह रोएंगे, इस तरह करेंगे तो फिर आपको फिर से अटैक आ सकता है, इसलिए देखिए आप शांत हो जाइए। हाँ, आप शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं? मेरा बेटा इतने साल के बाद कुएं से उसकी लाश। फिर से महेश को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और मीरा देशमुख घबरा जाती है और मेरा देशमुख कहती है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हाँ, वो जो कुएं में लाश मिली है वो हमारा बेटा नहीं है, सैम नहीं है, वो नहीं है हमारा बेटा। महेश, हमारा बेटा नहीं है? पर डीएनए टेस्ट से तो ये साबित हो चुका है कि वो हमारा बेटा सैम ही है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, वो हमारा बेटा नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुनिए। आप तो जानते हैं ना कि मेरी एक बचपन की सहेली है जरोमीना, जानते हैं ना? हाँ। देखो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसका 27 साल का बेटा जमशेद और उसके पति नारीमन आटा चक्की चलाते थे। फ्लैशबैक में हम दिखाते हैं, परसों जरोमीना का फोन आया कि आटा चक्की के पट्टे के ऊपर उसका बेटा जमशेद गिर गया है और आटा चक्की पर फंस गया, जिसके कारण उसे बहुत गहरी चोट आई है। तो मैंने जो है उसे शाह हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया। आईसीयू में एडमिट करके शाह डॉक्टर जब बाहर आए तो उन्होंने मुझे बताया इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, काफी चोट लगी है पेट में, सीने में, सर में और अभी ये कोमा में है और जब तक ये आईसीयू में रहेगा तभी तक जीवित रहेगा। जमशेद के माँ बाप जरोमीना और नारीमन की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने बेटे को 8-10 दिन भी आईसीयू में रख सके और डॉक्टर के कहने के मुताबिक मतलब जमशेद को आईसीयू से निकालना यानी जमशेद की मौत। तब मेरे दिमाग में एक प्लान आया, विजय सालगवाकर को सजा दिलवाने का। और प्लान के मुताबिक मैंने अपने 2 जासूस बुलवाए। ये दोनों मेरे विश्वसनीय जासूस थे, ड्यूटी के समय हमेशा मेरे लिए काम किया करते थे। इसमें से एक का नाम था राणा और एक का नाम मकरन।
दोनों तुरंत ही मेरे पास आ गए, यहां पर आ गए, और मैंने उन्हें अपने प्लान के मुताबिक सारी तैयारी करने में लगा दिया। और मैं रोज ही 11:30 बजे दोपहर में जमशेद को देखने जाती, और जब मैं जमशेद को देखने जाती तो उसके माँ बाप दोनों जो है हॉस्पिटल के पास ही उनका घर था, वहां चले जाते। वो नहाते धोते, खाना बनाते, और खाना पीना खाकर और साथ में खाना पीना लेकर करीब 1.5-2 घंटे के बाद वापस आ जाते। जब मेरे प्लान के अनुसार सारी तैयारी हो गई, तब मैं करीब 4-5 दिन इसमें लग गया। 5 दिन के बाद 6वें दिन मैं जमशेद को देखने 11:30 बजे हॉस्पिटल पहुंची। मेरे जाते ही नारीमन और जरोमीना, जमशेद के माँ बाप, वहां से चले गए अपने घर खाना बनाने, पीने वगैरह वगैरह काम करने, नहाने धोने। और करीब 15 मिनट बाद मैंने जरोमीना को फोन किया। हेलो जरोमीना, वो क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे ब्लड सैंपल की जरूरत है कुछ। हाँ, तो मैं लैब वाले को भेज रही हूँ, तो तुम घर ही में दोनों लोग अपने ब्लड सैंपल दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, दोनों माँ बाप के ब्लड सैंपल की जरूरत है। हाँ, वो 10-15 मिनट में लैब वाला आ रहा है, तो उसे आप सैंपल दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ। और मैं जमशेद के आईसीयू रूम में चली गई। मैंने अपने बैग से ग्लव्स निकाला, दोनों हाथ में ग्लव्स पहना, फिर बैग से एक बड़ा इंजेक्शन निकाला और जमशेद का करीब 75 ग्राम ब्लड निकाला और उसे एक जार में इकट्ठा करके बंद करके एक छोटे आइस बॉक्स जो मेरे बैग में था उसमें रख दिया। फिर मैंने अपने बैग से एक बोतल निकाली। वो बोतल फूटी हुई थी। बहुत मुश्किल था यह काम। मैंने जमशेद का जो पेट में पट्टी वगैरह बंधी थी उसे हटाया और बोतल को जमशेद के पेट में घुसेड़ दिया। चूंकि जमशेद कोमा में था इसलिए उसका कोई रिएक्शन नहीं था। और फिर उस बोतल को एक पॉलीथीन के अंदर डालकर मैंने अपने बैग में वापस रख लिया और फिर उस पट्टी को उसी तरह लगा दिया और मैं आईसीयू से बाहर आ गई। तभी जो है राणा का फोन आया। हेलो मैडम, हाँ मैंने दोनों लोगों का ब्लड सैंपल ले लिया। हाँ अच्छा, दोनों का ले लिया। तो उसको फ्रीजर में रख दो, ठीक है? हाँ ठीक है। इस तरह जो है राणा ने भी जमशेद के माँ बाप का ब्लड सैंपल लेकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ देर के बाद जमशेद के माँ बाप हॉस्पिटल आए। तभी जो है हॉस्पिटल का कर्मचारी जमशेद के माँ बाप को हॉस्पिटल का बिल देता है 7,75,000 रुपए का। जमशेद की माँ जो है बिल देख के घबरा जाती है। इतना बिल, इतना पैसा तो हमारे पास है भी नहीं। तब मीरा कहती है, देखो ये बिल तो मैं दे दूंगी, लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक जमशेद के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और जब बचने की उम्मीद नहीं है तो इस तरह जमशेद को आईसीयू में रखने का क्या मतलब? हाँ मेरी बात मानो, जमशेद को आईसीयू से निकाल लो। हाँ, जमशेद के माँ बाप के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। जमशेद को आईसीयू से निकाल लेते हैं और आईसीयू से निकालने के 12 घंटे के बाद जमशेद की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जरोमीना और नारीमन पारसी थे तो पारसी रीति रिवाज के मुताबिक ही जमशेद का अंतिम संस्कार हुआ। और पारसी लोग अपने अंतिम संस्कार में न लाश को जलाते हैं और न ही उसे गाड़ते हैं, बल्कि वो एक टावर ऑफ साइलेंस में उसे रख देते हैं जिसे चील कौवे खा जाते हैं। जमशेद का भी अंतिम संस्कार ऐसा ही हुआ।
उसे टावर ऑफ साइलेंट में रख दिया गया। अंतिम संस्कार करते करते करीब शाम के 6-7 बज गया था, तो उसे जो है टावर ऑफ साइलेंट में रखकर सारे लोग चले गए। तब रात में मेरे दोनों जासूस मकरंद और राणा ने जमशेद की लाश को वहां से उठा लिया और कुएं में डाल दिया। और वो जो कुएं से लाश मिली वो हमारे बेटे सैम की नहीं बल्कि जमशेद की। और यहां पर यह एपिसोड खत्म होता है। क्यों कर रही है मीरा देशमुख? और जमशेद की लाश कैसे इनके बेटे की लाश बन गई? मतलब डीएनए टेस्ट से कैसे ये हो गया कि जमशेद की बॉडी इनके बेटे सैम की बॉडी बन गई? क्या है ये सब बातें जानना चाहते हैं तो देखिए दृश्यम 3 पार्ट 3। तब तक के लिए अलविदा।